नमस्कार दोस्तों, इस बार मैं कहानी लाया हूँ हैरी पॉटर एंड द मिस्ट्री ऑफ द तिलस्म। पिछली कहानी में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी कारण से लूसियस मेलफॉय की मौत हो जाती है। यह मौत क्यों हुई, किस कारण हुई, इसके पीछे क्या वजह थी, कोई नहीं जानता था। हैरी, रॉन और हरमायनी जब जॉर्ज की दुकान के लिए घूमकर सड़क पर बाहर छूमंतर गली में आए थे तो वहाँ पर उसने लूसियस मेलफॉय के बेटे ड्रेको मेलफॉय को देखा था, जो काफ़ी परेशान दिख रहा था। जब हैरी उसके नज़दीक जा रहा होता है तो रॉन ने उसे बताया था कि कल रात को ही ड्रेको मेलफॉय के पिता की मौत हो गई थी। इस कारण वो बहुत ही परेशान है। हैरी ने रॉन से बोला कि मैं जाकर ड्रेको से बात करता हूँ। हैरी ड्रेको के नज़दीक जाता है पर ड्रेको उससे बात नहीं करता और वहाँ से वो चला जाता है। अगली सुबह जब हैरी, रॉन और हरमायनी रॉन के घर में होते हैं तो रॉन के पिता आर्थर वहाँ पर एक चिट्ठी लेकर आते हैं। वो चिट्ठी ड्रेको मेलफॉय के घर से ही आया था। उसमें उन्होंने लूसियस मेलफॉय के अंतिम विदाई समारोह के अवसर पर उन सभी को आमंत्रित किया था। ये बात सभी को काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि लूसियस मेलफॉय के घर से कभी भी कोई खत, इस तरह का कोई खत नहीं आता था। यह खत उन लोगों को चकाचौंध करने वाली थी, परेशानी में डालने वाली बात थी। खैर, इस पत्र पर जॉर्ज ने प्रतिक्रिया दी कि मैं उस व्यक्ति के घर में नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी के कारण मेरे भाई की मौत हुई है, मेरा एक कान भी चला गया, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। हैरी ने कहा कि कुछ भी हो, इसके हमें चलना चाहिए। अगर किसी ने हमें आमंत्रित किया है, आपको आमंत्रित किया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें वहाँ पर चलना चाहिए। अगली सुबह खाने के नाश्ते के टेबल पर सब लोग शांत बैठे थे। इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था। हैरी ने बात छेड़ते हुए कहा कि लूसियस के घर जाना कौन कौन चाहता है, हमें उसके घर जाना चाहिए। कम से कम दुख के कारण किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात पर सभी लोग राज़ी हो जाते हैं और लूसियस मेलफॉय के घर जाने को तैयार हो जाते हैं। आधे घंटे के अंदर ही नाश्ता ख़त्म करने के बाद हैरी, रॉन, हरमायनी, मॉली और आर्थर वीज़ली जाने को तैयार हो जाते हैं। घर पर जीनी और जॉर्ज रुके रहते हैं। गाड़ी आती है, वे लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद लूसियस का घर शहर से थोड़े से दूर ही हटकर था। वह काफ़ी अच्छी जगह थी। वहाँ पहुँचने पर वहाँ पर देखा हैरी ने कि शहर के बहुत ही लोग वहाँ पर आमंत्रित हैं। यहाँ तक कि जादू मंत्रालय के मंत्री भी वहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने हैरी को देखकर अपनी एक अलग ही प्रतिक्रिया दी और अच्छे से बात विचार हुआ। हैरी ने जाना कि लूसियस मेलफॉय को जादूगरी नगरी में बहुत लोग जानते थे। खैर, कुछ ऐसे चेहरे भी थे जिन्हें हैरी पसंद नहीं करता था। उनमें से कुछ भेड़िए परिवार के भी कुछ लोग थे जो दूसरे का खून पीकर जीवित रहते थे, जिन्हें नर भेड़िया कहा जाता था। हैरी अपने आप को कंट्रोल में रखे हुए था। माहौल काफ़ी शांत था, लोग काफ़ी उदासीन थे एक व्यक्ति के मरने पर। हैरी दूसरी बार उस घर में आया था। पहली बार उसे उस वक्त लाया गया था जब हैरी, रॉन और हरमायनी भेष बदलकर इधर उधर जंगलों में भटका फिर रहे थे। उस समय हैरी, रॉन और हरमायनी को ड्रेको का नीचे जो तहखाना बना हुआ है उसमें उसे बंद किया। काफ़ी शांत और स्थिर दिख रही थी। हैरी ने उसके नज़दीक आकर देखा, उसके चेहरे पर एकदम शांत भाव था। एक मरा हुआ इंसान, चेहरे पर किसी भी तरीके का कोई भी निशान नहीं। उसकी मौत कैसे हुई यह एक अभी तक रहस्य बना हुआ था। पत्रकार भी आए हुए थे और इस बारे में चर्चा काफ़ी तेज़ों से चल रही थी। इसके मौत के पीछे क्या कारण था। बहरहाल लूसियस मेलफॉय की पत्नी ने यह कहा था कि इनकी मौत अचानक से हो गई है, ये सो रहे थे और इनकी मौत हो गई। खैर, इस बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये हो सकता है कि ये दोबारा लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को जीवित करने के चक्कर में शायद मर गए होंगे। खैर, समय बीता गया। हैरी ने रॉन से पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये कैसे हुआ होगा? रॉन ने भी यही कहा
लगता है लोग सही कह रहे हैं, ये दोबारा वोल्डेमॉर्ट को जीवित करने के फिराक में होगा और ये गलती से कुछ हो गया होगा और ये बेचारा भी ऊपर चला गया होगा। इस बात पर हरमाइनी थोड़ी नाराज़ हुई। तुम्हें एक मरे हुए इंसान के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। हैरी पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर दो नए नौजवान चेहरे, जिसे हैरी ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। पर उसकी आंखें लाल थी और दांत काफ़ी नुकीले और बड़े थे। हैरी को लगा कि इसकी आंखें लाल क्यों हैं। हरमाइनी उसे देखकर, उन दोनों को देखकर थोड़ा सहम चुकी थी, क्योंकि हरमाइनी शायद कुछ जान चुकी थी। यही प्रतिक्रिया रॉन के भी चेहरे पर थी, पर हैरी ये नहीं जान पाया कि रॉन और हरमाइनी उसे देखकर इतना शौक क्यों गए हैं। हैरी ने बोला, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्या मैं आपको जानता हूँ? उन दोनों ने कहा, नहीं, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ और तुम भी मुझे जान जाओगे। समय लगेगा और तुम जान ही जाओगे। फिर वे दोनों लड़के हंसने लगे। हंसते ही उसके दांत दिखे जो काफ़ी नुकीले थे, जीभ एकदम से लाल पड़ी हुई थी, आँखें की तरह। ये मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। हैरी ने पूछा, ये कौन था और तुम लोग इतने घबरा क्यों गए थे? हरमाइनी ने कहा, तुमने उसकी आंखें नहीं देखी? हैरी ने कहा, हाँ, मैंने देखा, उसकी आंखें शायद लाल थी। तो रॉन ने कहा, हाँ, उसकी आंखें लाल थी। तुम्हें क्या लगता है वो कौन है? हैरी ने कहा, मैं नहीं जानता कि वो कौन है। रॉन ने कहा, वे लोग वेम्पायर हैं, वेम्पायर। हैरी वेम्पायर का नाम सुनते ही काफ़ी चौंक जाता है, क्योंकि हैरी ने आज से पहले हॉगवर्ट्स में या फिर जादुई नगरी में वेम्पायर का नाम अभी तक नहीं सुना था और वो नहीं जानता था कि वेम्पायर भी होते हैं। खैर, हैरी काफ़ी परेशान हो गया था। हैरी ने पूछा कि ये वेम्पायर क्या होते हैं और उससे कि ये लोग इस शहर में क्या कर रहे हैं। रॉन ने बताया कि हाँ, वो काफ़ी अजीब बात है, क्योंकि जादू मंत्रालय ने इस शहर से जितने भी वेम्पायर थे उन सब को यहाँ से मार भगाया था और यहाँ पर कोई भी नहीं था। खैर, मैं काफ़ी हैरान हूँ कि ये लोग दोबारा शहर में कैसे आ गए। मंत्रालय को इस पर कुछ करना होगा, वरना ये लोग शहर में आतंक मचा देंगे, जो अच्छी बात नहीं है। हैरी ने कहा, तो ऐसा हम लोग क्यों नहीं करते? मंत्रालय इस पर क्यों कुछ नहीं कर रही? अगर इससे समाज को नुकसान है तो उन्हें कुछ करना चाहिए। खैर, हैरी इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था। थोड़ी दूर बाद ही लूसियस मेलफॉय के ताबूत को उठाया गया और दफन करा दिया गया। हैरी ने देखा कि लोग ज़्यादा परेशान थे और वो दो भाई भी इधर से उधर जा रहे थे और किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। हालांकि लोग उन्हें देखकर थोड़े घबराए हुए थे और क्योंकि उनकी आंखें लाल थी, शायद सब लोग उसका रहस्य को जानते थे। खैर, थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर ड्रेको मेलफॉय हैरी के पास आकर खड़ा हो जाता है। ड्रेको ने कहा, कैसे हो तुम? हैरी ने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत ही दुख हुआ कि तुम्हारे पिता नहीं रहे। ड्रेको ने कहा, कोई बात नहीं, ये तो होता ही है, ये नियम का दस्तूर ही है। आज वो गए हैं, कल मैं जाऊंगा और शायद कुछ दिन के बाद तुम भी। ये नियम प्रकृति का नियम है। हैरी ने कहा, हाँ, वो तो है। तभी पीछे से वो दोनों व्यक्ति फिर वहाँ पर आ गए जिनकी आंखें लाल थी। ड्रेको ने कहा, इनसे मिलो, ये मेरे कज़िन है, मेरे दूर के कज़िन। हैरी ने कहा, क्या ये तुम्हारे भाई हैं? ड्रेको ने कहा, हाँ, ये मेरे अपने भाई हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं। इसका नाम है गेल कॉर्लैक और इसका नाम है कॉर्लैक। हैरी ने ड्रेको ने दोनों का नाम बताया। हैरी ना चाहते हुए भी उससे हाथ मिलाया और डेल कॉर्लैक ने बोला, तुमसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई हैरी, अब तुमसे मुलाकात होती रहेगी। सुना है कि तुम जादुई दुनिया के रखवाले, एक रक्षक के रूप में सामने आए हो, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। देखता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे पास अजय छड़ी भी है, जो काफ़ी बड़ी बात है। क्या मैं तुम्हारे छड़ी को देख सकता हूँ? हैरी ने साफ तौर पर कह दिया, मेरे पास अजय छड़ी नहीं है, उसे मैंने तोड़कर फेंक दिया। इस पर गेल कॉर्लैक हंसने लगा और उसने कहा, तुम क्या बेवकूफ़ हो, तुमने अजय छड़ी को फेंक दिया? ये तो काफ़ी बेवकूफ़ वाली बात हो गई। जब तक डम्बलडोर थे हम लोग काफ़ी डरे हुए रहते थे उनसे, क्योंकि हम लोगों को पता था कि वही एक इंसान है जो हमें नष्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं।
पर तुम्हें उस छड़ी को रखना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब शायद बहुत सारी परेशानियां तुम्हारे सामने आने वाली है पॉटर। हैरी ने कहा, मैं सब परेशानियों को झेल सकता हूँ, इसे तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हैरी ने कहा, तुम लोग जो भी हो, मैं उससे कोई मतलब नहीं रखता हूँ। मुझे अपना काम करने दें और आप लोग भी शांति से अपना काम करके चले जाएं। गेल कॉर्लैक ने कहा, तो तुम हमें आदेश दे रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम अभी हमारे सामने बच्चे हो? तुम्हें पता है हमारी उम्र क्या है? हैरी ने कहा, मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता तुम्हारी उम्र क्या है और फिर तुम क्या हो। मैं बस अपना काम करना चाहता हूँ और हमें शांति से रहने दे। यहाँ मैं दोबारा कोई जंग नहीं चाहता। गेल कॉर्लैक ने दोबारा बोला, जंग? जंग तो दोबारा होगी और इस बार मामूली जंग नहीं होगी। इतना कहकर गेल कॉर्लैक और ड्रेको मैल्फॉय वहाँ से चले जाते हैं। तभी हरमाइनी रॉन वहाँ पर आते हैं। हरमाइनी ने बोला कि वो क्या बोल रहा था? हैरी ने कहा, कुछ नहीं, उसका दिमाग घूम गया है। अगली सुबह वे लोग दोबारा रॉन के घर में होते हैं और उस बीएल नाम के व्यक्ति के बारे में सोचने लगते हैं। हरमाइनी ने बड़े बड़े किताबों का अध्ययन कर लिया, पर कहीं भी उस गुफा वाले बीएल रॉय का नाम का पता और जिक्र नहीं चल पाया, जो काफ़ी परेशानी वाली बात थी। रॉन ने दोबारा पूछा, तुम्हें उस व्यक्ति का जरा भी हुलिया पता नहीं है? अगर तुम्हें कुछ पता हो तो हमें इससे कुछ मदद मिल सकती है। हैरी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, मुझे कुछ भी पता नहीं है, पर हमें पता लगाना होगा। हरमाइनी कहा, क्या तुम दोबारा ग्रीनगॉट जाना नहीं चाहोगे? तुम्हें पता लगाना चाहिए कि वो किस खजाने के बारे में बात कर रहे थे और ये तिलस्म क्या चीज़ है। अगर तुम्हें उसका मालिक हो तो तुम्हें उसे लेना होगा। हैरी ने कहा, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं इन सब चीज़ों पर अपना हाथ दबाऊँ और मेरे शक्तियों को ये सब बढ़ाए। मैं जैसा हूँ मैं ठीक हूँ। मैं बस हैरी हूँ, हैरी पॉटर। इसके अलावा मैं और कुछ भी बड़ा नहीं करना चाहता। रॉन ने कहा, हाँ वो तो है, पर तुम खजाना लेकर मुझे भी दे सकते हो। मुझे ये सब चाहिए क्योंकि मैं एक साधारण सी ज़िंदगी जीना नहीं चाहता। देखो ज़रा मेरी तरफ हैरी, देखो, मैं एक छोटे से घर में रहता हूँ और मुझे कुछ करना है। ऐसे मुझे ना तो मंत्रालय में काम मिलेगा ना ही कहीं और। मुझे कुछ बड़ा करना है और मैं कब तक ऐसे ही रहता रहूँगा। हैरी इस बात पर मुस्कुरा जाता है। हरमाइनी भी हंसने लगती है। रॉन चिढ़ जाता है कि तुम लोग मेरे बात पर मुस्कुरा क्यों देते हो? मैं सीरियस होकर बात कर रहा था। तुम्हें नहीं चाहिए खजाना तो मुझे दे दो, लेकिन हमें इस पर काम करना चाहिए। हम लोग कब तक इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? तभी हैरी ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है जिससे शायद बीएल रॉय का पता मिल जाए। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने दोनों एक साथ बोला, वो क्या है? हैरी ने कहा, क्रीचर। क्रीचर का नाम लेते ही हैरी का पालतू जानवर वहाँ पर आ जाता है। क्रीचर ने अपनी दबी आवाज़ में बोलता है, मालिक, आपने मुझे बुलाया, क्या बात थी? आदेश दीजिए। आप बहुत दिनों से घर नहीं आ रहे हैं, क्या क्रीचर से कोई गलती हुई है? हैरी के दोस्त, आप दोनों कैसे हैं? हरमाइनी ने सिर हिलाकर बोला, हम ठीक हैं। तुम बताओ क्रीचर, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। हैरी ने तुरंत बोला, मुझे तुमसे एक काम था क्रीचर। क्रीचर कहता है, जी मालिक, हुक्म करें, क्या काम है? हैरी बोलता है कि मुझे एक व्यक्ति का पता लगाना है। क्रीचर ने बोला, उस व्यक्ति का नाम क्या है मालिक? हैरी ने बीएल बोला। क्रीचर ने बोला, बीएल, ये किस तरह का नाम है? आप हमें उसका पूरा नाम बताएं। हैरी ने बताया कि मैं नहीं जानता, उसका नाम केवल बीएल मैं जानता हूँ, जो मुझे तहखाने में मिला था। एक तिलिस्म के बारे में तिलिस्म मिला था जो ग्रीनगॉट के अंदर बना हुआ है, वो मेरा तिलिस्म है। यह सुनते ही क्रीचर ने कहा, ठीक है मालिक, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इस बारे में पता लगाने की। और चुटकी बजाते ही क्रीचर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाता है। हैरी को ये बात अच्छी लगी कि क्रीचर उसके साथ है। पिछली बार भी उसे मैकडोनल्ड फ्लोर का पता लगाने के लिए उसे भेजा गया था और क्रीचर और डॉबी दोनों ने उस स्टोर का पता लगाया था। हैरी को उम्मीद था कि इस बार भी बीएलआर नाम के व्यक्ति का क्रीचर ज़रूर पता लगा लेगा। खैर, समय बीतते गए, दिन बीतते गए। धीरे धीरे ठंड का मौसम बढ़ने लगा था।
वातावरण में काफ़ी तेज़ ठंड होने लगी थी। ये शायद पहली मर्तबा था जब हैरी इतने ठंड में रॉन के घर में ही रुका हुआ था, और शायद हरमायने भी। पर इन लोगों के पास करने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं। ये लोग क्या करें नहीं करें, बस बीएल नाम के व्यक्ति के बारे में सोचते रहते थे। और हैरी का कई बार इच्छा हुआ कि एक बार फिर वो जाकर ग्रीन गॉड जाकर देख आए, पर किसी कारण वो नहीं जा पाता था। इस दरमियान हैरी, रॉन और हरमायने अपना काफ़ी समय जॉर्ज के दुकान में ही बिताते थे। एक तरह से वे लोग भी सेल्समैन बन चुके थे और सामानों की बिक्री करने लगे थे, और इस काम में उन तीनों को काफ़ी अच्छा भी लगता था, समय कट जाता था। हरमायने बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि ये काम कर रही है। उसने बहुत सारे चीज़ों बनाए, जैसे कि हंसने वाली टॉफ़ियाँ और मेंढक निकलने वाला एक व्यक्ति। बहुत सारे चीज़ों का उसने निर्माण भी किया जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था। हैरी ने काले जादू से बने कुछ हास्य चीज़ों का निर्माण किया था जो लोग में ज़्यादा विकसित हो रहा था। धीरे धीरे उस दुकान में लोगों की भीड़ बढ़ते जा रही थी, और छूमंतर गली एक बार फिर से हरा भरा और सुनहरा हो रहा था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, किताबें और बहुत सारे पक्षियाँ आसपास में थे। तभी हैरी को अनुभव हुआ कि उसके पास एक पक्षी होनी चाहिए थी। पिछली बार हेडविट के मौत के बाद हैरी काफ़ी दुखी था। उसे दोबारा एक उल्लू चाहिए था। यह बात उसने हरमायने और रॉन से भी कही थी, और ये कहते ही वे तीनों दोबारा निकल पड़े अपने पक्षी लेने के लिए। तीनों कई दुकानें गए, पर उसे कहीं पर भी हैग्रिड जैसा पक्षी नहीं दिखा। वो लोग बहुत कोशिश किए, पर कहीं कुछ नहीं मिला। तभी अचानक से हैरी ने एक पक्षी को देखा, जिसे देखते ही हैरी उसे पसंद कर लिया। वो पक्षी कोई उल्लू नहीं बल्कि एक बाज थी। एक बाज जो काफ़ी तेज़ तरार लग रही थी और हैरी की ओर देखकर चिल्ला रही थी। हैरी ने उस बाज को तुरंत ले लिया। उस बाज को लेने के बाद हैरी, रॉन और हरमायने घर की ओर ही लौट रहे थे। तभी उसने देखा कि सामने ड्रेको मेलफॉय, गेल कॉर्लिक और कॉर्लेक दोनों एक गली में निकल रहे थे। वो गली कोई और गली नहीं बल्कि भेड़ियों का ही गली था, जिसमें भेड़िए, तंपिसात, इस तरह के लोग अक्सर आया जाया करते थे। हैरी ने देखा कि ये तीनों इस गली में क्या कर रहे हैं। तभी हैरी की नज़र ड्रेको के हाथ पर पड़ी। वहाँ पर एक अजीब तरह का संदूक था जो काले रंग का था, जो एकदम से बंद था। वे लोग उस संदूक को काफ़ी सावधानी से और लोगों की नज़र से छुपते छुपाते एक ओर ले जा रहे थे। हैरी, रॉन, हरमायने को उन तीनों पर शक हुआ और वे लोग उन तीनों का पीछा करने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद ही हैरी को लगा कि वे लोग हमारी नज़रों से ओझल हो रहे हैं, और वे लोग अचानक से वहाँ से अदृश्य हो गए। ये देखकर हैरी को काफ़ी संदेह हुआ कि ये क्या था, वो संदूक में क्या ले जा रहा था। तभी वो उस भेड़िए वाली गली में चला गया। अंदर जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ पर सारी दुकानें बंद है, केवल एक दुकान खुली हुई थी। वह वही दुकान था जिसमें एक बार गलती से हैरी छूमंतर गली में पहुँच चुका था, जहाँ पर बहुत सारे खोपड़ी गिलासों में भरी थी और नर कंकाल और तमाम तरह की चीज़ें उस दुकान में मिला करती थी। ये दुकान एक समय बंद कर दिया गया था ताकि यहाँ से कुछ ऐसे चीज़ें ना लोगों के हाथ लग जाए जो उन्हें नुकसान पहुँचा सकती है। हैरी जब उस दुकान में गया तो दुकानदार उस दुकान को बंद ही करने वाला था। तभी हैरी को देखकर वह सहम सा गया, क्योंकि इन दिनों हैरी काफ़ी मशहूर हो चुका था और सब लोग हैरी पॉटर को अच्छी तरह जानते थे, और सबको लगता था कि हैरी पॉटर मंत्रालय के काफ़ी नज़दीक है। उसे देखते ही वो व्यक्ति घबराते हुए बोला, मिस्टर पॉटर, आप यहाँ इस वक्त, क्या बात है, क्या कोई परेशानी है? हैरी ने कहा, मुझे कुछ जानकारी चाहिए। उस व्यक्ति ने बोला कि हाँ बताएं, आपको क्या जानकारी चाहिए। हैरी ने कहा, जो अभी 3 व्यक्ति यहाँ पर आए थे, तुम्हारे दुकान से एक संदूक ले गए, मुझे उस संदूक के बारे में जानना है। उस व्यक्ति ने घबराते हुए कहा, मैं किसी संदूक के बारे में नहीं जानता। आप क्या कह रहे हैं मिस्टर पॉटर, मैं नहीं जानता। इतना कहते ही पीछे से एक और व्यक्ति दुकान से बाहर निकला। उसने कहा, उस तीनों व्यक्ति ने संदूक के आपको पैसे दिए थे?
यह सुनते ही हैरी समझ जाता है कि वो संदूक यहीं से लिया गया था। इतना सुनते ही वो दुकानदार वहाँ से भागने लगता है। उसके अचानक से भागने के कारण हैरी उसका पीछा करता है और छड़ी मारकर उसे निरस्त कर देता है। वह एक ओर जाकर गिर पड़ता है। हैरी को अनुभव हुआ कि उसने कई दिनों के बाद अपने छड़ी का इस्तेमाल किया था। एक गर्माहट सी उसके शरीर में फैल जाती है। वह व्यक्ति ज़मीन पर ही पड़ा रहता है और दूसरा दुकानदार ये हमला देखकर वहाँ से भाग उठता है। हैरी ने उस दुकानदार के नज़दीक आकर पूछा कि तुम सच सच बताओ, उस संदूक में क्या था और तुम क्यों भाग रहे थे? क्या कोई साजिश रचने वाली है? तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ? उस व्यक्ति ने घबराते हुए कहा कि ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, पहले मुझे उठने का मौका दें। इतना कहते ही वो व्यक्ति झट से उठ जाता है और तुरंत अपना छड़ी पर छलांग मारकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाता है। यह देखकर हैरी काफ़ी परेशान हो जाता है और रॉन और हरमाइनी भी कि अचानक से वो व्यक्ति क्यों चला गया, उस संदूक में क्या हो सकता है और वो दोनों भेड़िए इस शहर में क्यों आए हैं और क्या करने वाले हैं। ये काफ़ी परेशानी वाली बात थी। खैर, थोड़ी देर दुकान की तलाशी लेने के बाद वे लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। गली एकदम सुनसान सी। छूमंतर गली में पहुँचते ही लोगों का भीड़ दोबारा वापस आ जाता है। कई दिनों के बाद हैरी, रॉन, हरमाइनी इस बारे में काफ़ी गहराई से बात विचार करते रहते हैं। अगली सुबह खाने के टेबल पर अचानक से मिस्टर आर्थर न्यूज़पेपर लाते हैं। वहाँ पर लिखा रहता है कि हॉगवर्ट्स अब काफ़ी शांति से चल रहा है, पर अभी भी उसमें कई सारे सुधार करने बाकी है। पिछली बार के युद्ध के कारण हॉगवर्ट्स अंदर से खोखला हो चुका था। बहुत सारे मृत सैनिक मारे जा चुके थे और इतना भारी नुकसान के कारण हॉगवर्ट्स को अपने आप में एक मिसाल बनाने के लिए काफ़ी समय की ज़रूरत है। आर्थर आगे भी न्यूज़ पढ़ते जा रहे थे। हैरी, रॉन, हरमाइनी इस न्यूज़ को चुपचाप बैठकर सुन रहे थे। आर्थर ने आगे पढ़ा कि हॉगवर्ट्स में जो टोपी था चुनाव करने वाला, उसको भारी क्षति पहुंची है और वो एकदम से नष्ट हो चुका है। वो दोबारा काम करना नहीं चाहता। इस दरमियान छात्रों की दल नियुक्ति का कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब तक बोलती टोपी रहती थी वो छात्रों का चुनाव काफ़ी आसानी से कर देता था, पर अब छात्रों का सीधे राय पूछा जाता है कि आप किस दल में जाना चाहते हैं। ये बदलाव के कारण हॉगवर्ट्स में थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नए छात्र बहुत ही असमंजस में हैं कि उन्हें क्या करना है, किस दल में जाना है। ये बहुत परेशानी की बात है, टोपी का इस तरह नष्ट हो जाना। अब देखते हैं हॉगवर्ट्स अपने पुराने रुतबे में कब तक आता है। लेखक रीटा स्कीटर। हैरी ने यह नाम दोबारा पढ़ा। हैरी को याद आया कि रीटा स्कीटर से उसकी मुलाकात 3rd क्लास में हुई थी, जब वो चुनाव हुआ था, उसका एक विजेता के रूप में चुनाव किया गया था। खैर, रीटा स्कीटर से हैरी के ज़्यादा गहरी मित्रता और जान पहचान तो नहीं है। खैर, ये जो भी लिखती है वो कड़ी और बहुत ही सख्त होती है। हैरी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोबारा क्या बोलती टोपी का निर्माण या उत्पत्ति नहीं किया जा सकता। इस पर मौली ने कहा, नहीं हैरी, ये नहीं हो सकता है। टोपी हॉगवर्ट्स के संस्थापकों में से एक था। उसमें गरुड़ द्वार की जान थी। वो गरुड़ द्वार की आत्मा ही थी जो बोलती टोपी में थी, और ये काफ़ी पुराना जादू था जो अब नष्ट हो चुका है। अब दोबारा उस टोपी में किसी की आत्मा जाना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। ये नहीं हो सकता। एक बार जो ख़त्म हो गया। अब शायद छात्रों के चुनाव के लिए हॉगवर्ट्स को कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। तभी बाहर दरवाजे पर एक उल्लू दस्तक देती है। उसके चोंच में एक पीले रंग की खत रहती है। हैरी उसकी ओर बढ़ता है और उस खत को खोलता है। खत के ऊपर हैरी पॉटर का ही नाम लिखा रहता है। हैरी को काफ़ी ये अजीब लगा कि हैरी को खत कौन लिख सकता है। खैर, हैरी वो खत को खोलता है। तभी मौली बोलती है, किसका खत है हैरी? हैरी बोलता है, पता नहीं, ये शायद किसी BL नाम के व्यक्ति का है। ये नाम सुनते ही रॉन, हैरी और हरमाइनी अचानक से उछल पड़ते हैं और वो खत लेकर सीधा अपने रूम में चले जाते हैं। ये देखकर
मॉली और आर्थर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आर्थर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, हैरी बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, बस एक मेरा दोस्त है, हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं। इतना कहकर वो लोग कमरे में चले जाते हैं। हैरी दोबारा उस खत को खोलता है। उस खत के ऊपर लिखा हुआ आता है, फिर ये, हैरी, मुझे उम्मीद है तुम अब तक ठीक हो गए और सुरक्षित हो गए। अपने तिलिस्म के बारे में ज़्यादा सोचो मत, वो भी ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार और आकर देखना चाहिए। तुमने केवल तिलिस्म का दरवाज़ा खोला था, तुम्हें एक बार अंदर जाकर देखना चाहिए और तिलिस्म को जल्द से जल्द तोड़ना चाहिए, क्योंकि लुटेरे भी तिलिस्म की फिराक में लग चुके हैं। उन्हें पता चल चुका है कि एक और तिलिस्म को खोला जा चुका है और वे लोग इसके पीछे लूटने के लिए पागल से हो गए हैं। मैं कहूँगा कि तुम जल्दी आओ और इस तिलिस्म को तोड़कर इसके अंदर का सारा खजाना अपने साथ ले जाओ, वरना बहुत ही परेशानी होगी। तुम्हारा दोस्त बीएल। ये बीएल कौन है? ये अपना पूरा नाम क्यों नहीं लिखता? हरमाइनी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। ये अगली बार जब तुम मुझसे मिलना तो इसका पूरा नाम पूछना कि आखिर ये है कौन। जब तक हम इस इंसान को ठीक से जानेंगे नहीं, हम लोग इस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो ना हो हैरी, तुम उस तहखाने में जाओ और हमेशा वहीं पर बंद हो जाओ। ये काफ़ी गलत चीज़ है। हैरी ने प्रतिक्रिया करते हुए कहा, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, हमें इसके बारे में ध्यान से पूछना चाहिए। पर वो कह रहा है कि तिलिस्मी लुटेरे, क्या सच में तिलिस्मी लुटेरे होते हैं और उन्हें हमारे खजाने के बारे में पता चल गया है? तो हमें जल्दी से इस पर काम करना चाहिए। रॉन भी कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं भी तो कब से यही कह रहा हूँ कि तुम्हें जल्द से तिलिस्म को तोड़ना चाहिए और उसका सारा खजाना अपने पास रख लेना चाहिए। तुम सही कह रहे हो रॉन, हमें इस पर काम करना चाहिए। तो हरमाइनी कहती है, तो कब चलना है? गॉड्स, हैरी बोलता है, अभी नहीं, हमें इसके बारे में एक प्लान करनी होगी, हमें सुरक्षित होना होगा, तब हम लोग जाएंगे। वैसे भी कई दिनों से हम लोगों ने जादू का प्रयोग नहीं किया है, हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ परेशानियां हो जाए और हम लोग उसी में फंस कर आ जाएं। हरमाइनी ने कहा, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, तो चलो हम लोग थोड़े से जादू की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इतना कहकर ही वे तीनों खिड़की से बाहर निकल आते हैं और मैदान में आ जाते हैं। वहाँ पर तीनों आपस में ही अपनी छड़ियाँ निकाल कर पहले तो आपस के एक दूसरे, हैरी और हरमाइनी एक दूसरे के सामने झुकते हैं। रॉन एक तरफ खड़ा रहता है। पहले हैरी बोलता है, ठीक है हरमाइनी, तुम तैयार हो? हरमाइनी भी बोलता है, हाँ मैं तैयार हूँ, क्या तुम तैयार हो? बोलते हैं, हाँ। तो ठीक है। पहला मंत्र पढ़ते ही हरमाइनी ने तुरंत झटके से एक मंत्र पढ़ा, निरस्त्र भवा, और हैरी दूर जाकर गिर जाता है। हैरी कहता है, तुम काफ़ी तेज़ हो गई हो। कहता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है, अगली बार तुम संभल के रहना। दोबारा हैरी छड़ी उठा लेता है और हरमाइनी भी छड़ी उठा लेती है। हैरी के छड़ी उठाते ही हरमाइनी दोबारा एक मंत्र पढ़ती है और हैरी हवा में उड़ता हुआ काफ़ी दूर गिर पड़ता है। हैरी को लगता है कि ये बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। रॉन दूसरी तरफ बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा रहा होता है और हंस रहा होता है। इस बात पर हैरी को थोड़ा चिढ़ आता है। हैरी कहता है, ठीक है, अब रॉन की बारी, मैं थक गया हूँ। दूसरी तरफ जब हैरी हरमाइनी अपनी छड़ी रॉन की तरफ घुमाती है तो रॉन काफ़ी घबरा जाता है और वो गड़बड़ा कर नीचे गिर जाता है। इस पर हैरी हंसने लगता है और रॉन दोबारा अपनी छड़ी निकाल लेता है। थोड़ी देर बाद ही रॉन झटके से एक मंत्र मारता है और हरमाइनी दूर जाकर गिर पड़ती है। इस पर रॉन को काफ़ी खुशी होती है कि मैंने उसे मारा। हैरी गुस्से में था कि हरमाइनी ने इस पर कुछ किया क्यों नहीं। हरमाइनी कुछ कर सकती थी पर उसने अपना बचाव नहीं किया, पर उसने मुझे मारा। खैर, ये बात पर होने पर तीनों आपस में लड़ने लगते हैं और मंत्रों का प्रयोग मैदान में होने लगता है। अंदर से मॉली और आर्थर इन सब चीज़ों को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। उन्हें ये काफ़ी अच्छा लग रहा होता है कि कम से कम बच्चे अब खुश हैं, अब हम लोग शांति से अपना जीवन बिता सकते हैं। अब किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, सारी परेशानियां ख़त्म हो चुकी है। अब बस हम लोगों को अच्छे से जीवन ख़त्म करना है। कई एक दिन बीत गए। हैरी अब तक योजना ही बना रहा था ग्रीनगॉट्स जाने के लिए, और दूसरी तरफ हैरी के मन में एक और परेशानी थी कि ये बीएल नाम का व्यक्ति कौन है, और तीसरा ये भी कि उस दिन ड्रेको मैलफॉय और उसके दो भाई गैल कॉर्लेक और कॉर्लेक उस दिन वहाँ पर क्या कर रहे थे, और उस
संदूक में ऐसी क्या चीज़ थी जिसे वे लोग छुपाते हुए वहाँ से भाग रहे थे। खैर इस दरमियान हैरी, रॉन और हरमाइनी कई बार उस दुकान में गए थे, पर वहाँ पर ताला लगा हुआ था। वे लोग उस दुकान को बंद कर शायद कहीं चले गए थे। अंदर से एकदम अंधेरा था, शायद वे लोग डर गए थे कि ज़रूर इसमें कुछ बात है। खैर इस दरमियान हैरी कई बार उस गली में गया, पर उसे कुछ भी पता नहीं चला। उसने कई बार ड्रेको मैलफॉय के घर के इर्द गिर्द अपना अदृश्य चोगा लेकर भी घूमा, पर उसे कुछ ऐसा पता नहीं चला। हाँ, उसे 2-3 बार वो दोनों भाई आपस में बात करते सड़क पर एक से दूसरी तरफ जाते हुए दिखे थे, और उसने उसका पीछा भी किया, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हैरी को देख सकता है। खैर इसमें भी उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। कुछ दिन के बाद अचानक से रात के समय आर्थर घर आए और वो काफ़ी चिंतित लग रहे थे। उनके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी। सब लोग खाने के टेबल पर ही थे। जॉर्ज भी खाने के टेबल पर था। वो अपनी दुकान की शेखी बघार रहा था कि उसका दुकान बहुत ज़्यादा मिलियनों में चल रहा है और काफ़ी अच्छी रकम कमाई हो रही है, पर वो अपना पैसा ग्रीनगॉर्ड्स में रखना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पर अब उसे संदेह होने लगा है कि वो बैंक कभी भी बंद हो सकता है। इस कारण वो अपना एक प्राइवेट बैंक खोलना चाहता है, जहाँ वो काफ़ी सुरक्षित है, और लोगों को ये भी कह रहा है कि वो उसी बैंक में पैसा रखे जिसका ऑनर वो है, और वो काफ़ी सुरक्षित होगा। खैर ये सब बातें हो रही थी। हैरी ने भी बोला कि हाँ, मैं भी अपना पैसा तुम्हारे ही बैंक में रखूँगा, तुम अपना बैंक खोलो, मैं अपना सारा पैसा उसमें रखूँगा। ये सुनकर जॉर्ज काफ़ी खुश हुआ कि हाँ चलो, एक इन्वेस्टर तो हमें मिल गया। उसने रॉन से ही पूछा, रॉन क्या तुम मेरे बैंक में अपना पैसा रखोगे? रॉन ने एक तरफा इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे बैंक में कभी अपना 1 रुपये नहीं रखूँगा, तुम मेरे बैंक को ख़त्म कर दोगे। ये सब सुनने के बाद इसी तरह की बातें खाने के टेबल पर चल रही थी। तभी अचानक से आर्थर वहाँ पर आए, जो काफ़ी परेशान थे। उनके चेहरे पर परेशानियाँ साफ झलक रही थी। हैरी मौलिन ने पूछा कि क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? आर्थर ने टेबल पर एक पेपर पटकते हुए कहा, एक और व्यक्ति आज लापता हो गया। हैरी ने काफ़ी चिंता में कहा, एक और व्यक्ति लापता हो गया? हाँ, एक और व्यक्ति लापता हो गया। हैरी ने पेपर की हेडलाइन पढ़ते हुए जोर से पढ़ते हुए कहा, मंत्रालय में हो रहा काफ़ी बड़ा कुछ रहस्य। हैरी ने आगे पढ़ा, मंत्रालय में आए दिनों लोगों के गायब होने का सिलसिला अभी भी जारी है। जब से लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की मौत हुई है, उसके 1 हफ्ते बाद से ही मंत्रालय से लोगों का गायब होना कंटिन्यू बना हुआ है। आज फिर एक व्यक्ति लापता हो गया है। वो सर लेक जॉन नाम का एक व्यक्ति है, जो वहाँ पर मरम्मती विभाग में काम करता था। वो अचानक से विभाग से गायब हो गया। वो कहाँ गया, क्यों गया, किसी को कुछ पता नहीं है। लोग कहते हैं वो मंत्रालय से ही कहीं गायब हो गया, जो काफ़ी बड़ी बात है। मंत्री महोदय भी इस घटना से बहुत ही परेशान हैं कि लोग अचानक से गायब क्यों हो रहे हैं। ये मिलाकर ये 5वीं घटना थी कि लोग वहाँ से गायब हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, किस साजिश का हाथ है, कोई नहीं जानता। आए दिन शहर में बहुत ही अजीब तरह की घटनाएं घट रही है। क्या इन सब इस कारणों के पीछे क्या लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है जो चला गया है? कहीं वो वापस तो नहीं आ गया? जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक हमारा रीटा स्कीटर। हैरी ने ये खबर पढ़ना बंद किया और दोबारा आर्थर की तरफ देखकर पूछा, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ, लोग कैसे गायब हो रहे हैं वहाँ से, क्या कुछ बात है? आर्थर ने कहा, मैं नहीं जानता हैरी, मंत्रालय एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, जहाँ पर कई एक लोग रोज़ आते हैं रोज़ जाते हैं। लोग क्यों गायब हो रहे हैं इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन ये बहुत ही बड़ी समस्या है। जादुई नगरी में ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी इंसान गायब नहीं होता, जब इसके पीछे कोई बड़ा कारण होता है तभी ऐसा होता है। खैर देखते हैं कि मंत्री महोदय इस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन हमें जल्द से जल्द इसके बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वरना ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जिसमें लोग गायब होंगे और बहुत ही बड़ी परेशानी है। खैर हैरी ने कहा, हाँ वो तो है, ये बहुत ही बड़ी परेशानी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।